देखो बच्चों, तो अपना क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, इसमें दो ट्रायंगल दे रखी है, ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें एंगल डी जो है वो क्यू के बराबर है, ये एंगल डी है, ये क्यू के बराबर है, और एंगल आर जो है वो एंगल ई के बराबर है, ये एंगल आर हो गया, ये एंगल ई हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपको ये बताना है। देखिए बच्चों, कैसे करेंगे। देखो, यहाँ पे दो ट्रायंगल के दोनों एंगल बराबर है, तो ए सिमिलरिटी रूल से हम दोनों को पहले क्या कर लेंगे, सिमिलर कर लेंगे। अब सिमिलर करने के बाद आपको पता है कि इनके जो साइड्स के रेशियो है वो सेम प्रपोर्शन में होंगे। तो वो कैसे करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दो एंगल के बीच में कौन सी साइड है, डी ई, ठीक है। तो डी के नीचे जो साइड आएगी वो भी यहाँ पे जो दो एंगल्स है इनके बीच वाली साइड ही आएगी, क्यू आर, ठीक है। एक मिल गया। दूसरा देखिए, इसमें देखिए एंगल डी के जस्ट सामने कौन सी साइड है, ई एफ। तो इसके नीचे एंगल डी किसके बराबर था, एंगल क्यू के बराबर, तो क्यू के नीचे कौन सी है, पी आर, ठीक है, इक्वल टू। दूसरा देखिए, एंगल आर किसके बराबर है, ई के बराबर, तो ई के सामने वाली साइड क्या है, डी एफ, और आर के सामने कौन सी साइड है, पी क्यू, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है इनके साइड्स का रेशियो हो जाएगा, और जो भी इसमें से नहीं मिलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर है ये वाला, डी बाई पी क्यू बराबर है ई एफ बाई आर पी। देखो बच्चों, हमारा जो 11th क्वेश्चन है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, क्या हमारी अप्रोच देखिए। देखिए, हमें ए सी फाइंड करना है कि ए सी की लेंथ बतानी कितनी है। सबसे पहले ये जो ट्रायंगल्स है इनके अंदर हम इसके पहले तीनों एंगल फाइंड कर लेंगे। देखो फ्रेंड्स, 130 प्लस 28 को ऐड करके उसे 180 में से अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 डिग्री, ठीक है। सेम इसी तरीके से 130 प्लस 22 को हम ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 डिग्री। अब तीनों एंगल मिल गए। अब आसानी से हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास साइड दे रखी है ये 45 सेंटीमीटर, ये किस एंगल के सामने है, एन के सामने। तो अब क्योंकि हम इनका रेशियो निकालेंगे, एन के सामने है 45 डिग्री, मतलब कि एल एम, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में 28 के सामने देखिए क्या है, ए बी, ठीक है। जब हम एल एम को देख रहे हैं तो ये है 45, ए बी जब हम देख रहे हैं ये है 5, तो 5 वन जा 5, 5 9 जा 45, तो 9:1 बन रहा है, ठीक है। मतलब अगर ये साइड 9 के रेशियो में है तो ये 1 के रेशियो में है। इसी तरीके से मुझे फाइंड क्या करना है, ए सी फाइंड करना है। तो देखिए, एंगल एम के सामने है इसमें एल एन, ठीक है, और इसमें क्योंकि 130 है एम, तो यहाँ पर भी 130 क्या है, बी के सामने है ए सी, ठीक है। तो ये भी कितना होगा, 9:1 ही होना चाहिए, ठीक है। तो एल एन कितना है, एल एन है हमारे पास 72, जो कि 9 के बराबर है। मतलब 9 की वैल्यू 72 है, तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 8। मतलब कि ए सी जो है हमारे पास वो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है दो क्यूब्स का, जो कि किस रेशियो में, 8:125। तो हमें रेशियो निकालना है उनके सरफेस एरिया का, ठीक है। अब देखो 8:125, आपको सीधा सीधा पता चल गया कि जो वॉल्यूम होता है क्यूब का वो ए क्यूब होता है। तो यहाँ पे साइड आ गई सीधी 2, ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब है। यहाँ पे दूसरी साइड आ गई 5, क्योंकि ये 5 का क्यूब है। तो 2:5 में इनकी साइडें मिल गई। अब हमें इनके सरफेस एरिया निकालना है, तो 6 इंटू पहली साइड क्या है 2, 2 का स्क्वायर 6 से स्क्वायर होता है, दूसरा 6 इंटू यहाँ पे दूसरी साइड क्या है 5, 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 6 से 6 कट गया, 2 दूनी 4, 5 5 25। तो ये इनके सरफेस एरिया का रेशियो आ गया। देखिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल जिसकी रेडियस 36 सेंटीमीटर है, उसका एरिया है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आपको निकालनी है लेंथ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर, ठीक है। उस सेक्टर की आर्क की लेंथ निकालनी है। तो हमें गिवन क्या है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है। तो एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 54 पाई इजक्वल टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वेयर। आर कितना है, 36 इंटू 36। यहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो देखो, पाई से पाई कट गया, 36 1 36, ये 10 टाइम चला गया, ठीक है। 28 टेबल पढ़ देते हैं, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 2 से कट कर देंगे, 2 एकम 2, 2 5 10। तो यहाँ पे थीटा बच्चों हमारे पास मिल गया, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद 15 डिग्री, ठीक है। अभी हमें लेंथ निकालनी कोरस्पॉन्डिंग आर्क की। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर।
चलिए यहाँ रख देते हैं, थीटा आ गया 15/360 मल्टीप्लाई 2, पाई को पाई रखना है क्योंकि आंसर पाई में है, आर आ गया 36। फिर से वही 10 टाइम चला गया, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क आ गई 3 पाई। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक डाई को थ्रो किया गया है एक बार, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 36, ऐसे नंबर बताना है, उस नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो 36 का फैक्टर नहीं है। अब देखिए जब डाई फेंका गया है तो टोटल आउटकम्स कितनी है बेटा, टोटल आउटकम, ठीक है, टोटल आउटकम हो गई 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमारे फेवर में कितनी है अभी हमें वो देखना है, फेवर में कौन सी होगी जो 36 का फैक्टर नहीं होगा। अब देखो 1 जो है सबको डिवाइड करता है तो 1 तो सारे नंबरों का फैक्टर होता है, 2 भी 36 को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो 2 भी इसका फैक्टर हो गया, 3 भी इसका फैक्टर हो गया, 4 भी इसका फैक्टर हो गया, 6 भी इसका फैक्टर हो गया, सिर्फ इकलौता नंबर बचा हमारे पास 5 जो इसका फैक्टर नहीं है। तो हमारे फेवर में ये अकेला नंबर है टोटल आउटकम 6 में से, तो 1/6 क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है इफ़ द मीन ऑफ, ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, इन सब का मीन हमें 7 दे रखा है, ठीक है। देन आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा मीन का। मीन का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इन सब को हम सम कर लेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको चलिए सोल्व करते हैं, 2 + 9 + x + 6 + 2x + 3 + 5 + 10 + 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और किसके बराबर रख देंगे, एक्स बार के बराबर जो कि मीन होता है, और जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 7, तो 7 = अब इनको ऐड कर लेंगे, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25, 25 5 30, 10 40 प्लस एक्स वालों को ऐड कर लेंगे, x + 2x 3x अपॉन में 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 49 बन गया, = 40 + 3x, और ये हो जाएगा बेटा 49 में से 40 माइनस हो जाएगा तो 9 बचेगा, 9 = 3x, और x हो जाएगा 9/3 जो कि आ गया 3 हमारा इसका राइट आंसर। देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। AOBC एक रेक्टेंगल है जिसके 3 वर्टिसेस है, A 0,2, O जो है वो 0 0 है, और B जो है 4 0 है। द स्क्वेयर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल = पहले आपको इसके डायगनल की लेंथ निकालनी है फिर उसका स्क्वेयर करना है। देखिए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने कार्टेशियन प्लेन बना लिया, यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, ओरिजिन के वर्टेक्स क्या हो गए 0 0, ठीक है, ओके मिल गए। ए देखो ए कहाँ पे लाई करेगा, एक्स पे करेगा या वाई पे करेगा, ये आपको देखना है। देखो एक्स 0 है वाई 2 है तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, मान लो ये यहाँ पे लाई कर रहा है ए जो कि हो गया 0,2, ठीक है। बी किस पे लाई करेगा, बी करेगा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, सपोज करो बी मैंने यहाँ मान लिया, इसके वर्टिसेस हो गई 4,0। अब मैं इनको अगर ए बी को ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, और यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूँ ऐसे, और बी से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया तो ये इसका डायगोनल हो गया। अभी डायगोनल हो गया तो देखो AOB ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 2 यूनिट, और O से B तक की दूरी हो गई 4 यूनिट। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, हमारे पास डायगोनल की लेंथ आ जाएगी, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे रूट, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया √20। लेकिन हमें क्या बताना है, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल की लेंथ का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो 20 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको निकालने हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये आपके पास पोलिनोमियल दे रखे, इसके जीरोज बताने। देखो फ्रेंड्स बच्चों मैंने आपको बताया कि पीछे अगर प्लस साइन है और आगे माइनस है तो इससे हमें पता चल गया कि जो फैक्टर होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे, माइनस वाले फैक्टर होंगे, ठीक है, दोनों के आगे साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्लस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 3√2 को अगर मेरे को ब्रेक करना है तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ कि -2√2 एंड -√2। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे प्लस का 4 मिलेगा, और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो मिलेगा -3√2।
देखिए बच्चों, अब इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ मिडिल टर्म को, और कैसे लिख सकता हूँ, देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस 2√2x माइनस √2x प्लस 4। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट टू में से x कॉमन ले लेता हूँ, तो x माइनस 2√2 बचा यहाँ पे, माइनस यहाँ से √2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा x माइनस, अब देखिए 4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 4 को लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाई 2√2। ठीक है, अब √2 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2√2। ठीक है, अब इस पूरे में से, इन दोनों में से x माइनस 2√2 कॉमन आ गया, और यहाँ पे x माइनस √2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक x की तो वैल्यू आई 2√2, और दूसरी जो वैल्यू आई है x की वो आई है √2, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। देखिए बच्चों, एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सिमिलरिटी से बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल दे रखी है, जिसमें एंगल BAC 90 डिग्री है और ADC ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें इनको क्या करना है, पहले सिमिलर प्रूव करना है। तो मैं कौन सी दो ट्रायंगल लूंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, देखना। देखो फिर, देखो बच्चों, मैं कौन सी ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल CAB मैं CAB क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उससे ना जो AC है ना, इससे मेरे को x की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, CAB, और दूसरी जो मैं ट्रायंगल लूंगा वो लूंगा CDA। इन दोनों में क्या होगा, एक तो यहां से मेरे पास ये वाला एंगल कॉमन आ गया, एंगल C बराबर एंगल C, और दूसरा मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे देखिए CAB में ये 90 डिग्री हो गया, इसी तरह दूसरी वाली ट्रायंगल में CDA ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मैं AA सिमिलरिटी से इसको आसानी से सोल्व कर दिया। अब देखिए बच्चों, अब मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल CAB सिमिलर है ट्रायंगल CDA के। तो चलिए बच्चों, अब इनकी साइड्स का रेशियो ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे CA अपॉन CD बराबर होगा AB अपॉन DA के, और तीसरी जो साइड है CB अपॉन CA। ठीक है, ये रेशियो होगा। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए CA कितना, ये हमें निकालना है x बाय CD कितना है 4 इक्वल टू, दूसरी वाली जो हम साइड्स का रेशियो लेंगे वो ये लेंगे CB बाई CA, क्योंकि यहाँ पे हमें CA निकालना है। तो CB कितना है, CB देखिए बेटा, CB है आपके पास 16, CA फिर से x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वेयर इक्वल टू 16 चौको 64, और x जो आ जाएगा मेरे पास 8 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंच चुके हैं। अब ये दो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है, इन्हें भी देख लेते हैं। देखिए असर्शन में क्या दिया हुआ है, एक लैडर है लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, सपोज करो ये वॉल है। ठीक है, इसके साथ ये एक लैडर ऐसे लगाई हुई है। ठीक है, स्टैंड्स एट ए हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल, ये वॉल है, वॉल से हॉरिजेंटली जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, ये 6 मीटर का है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द वॉल अप टू विच द लैडर रीचेज इज 8 मीटर, हाइट ऑफ द वॉल जो है, जहां तक ये लैडर पहुंच रही है, वो है 8 मीटर की हाइट। ठीक है, द लेंथ ऑफ द लैडर इज 10 मीटर, तो हम देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ द लैडर जो है वो 10 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा देख रहे हो, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो ये 100 आ जाएगा, और 100 का रूट 10। तो पहला जो हमारे पास असर्शन है वो ट्रू है बिल्कुल। इसके बाद देखिए, दी लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ। इसका कहने का मतलब है, जो थीटा है ना यहाँ पे, ये 60 डिग्री है। अगर थीटा 60 डिग्री होता तो आप सीधा देखोगे यहाँ पे क्या लगता, tan लगता। तो tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि 8/6 होता। 8/6 अगर हम इसको काटेंगे, 2 3 6 2 चौका 8, तो क्या 4/3 मिलता है हमें tan 60 पे। tan 60 पे अभी कितना मिलता है हमें, तो √3 मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो रीजन है ये रॉन्ग है, ओनली असर्शन जो है इसका ट्रू है। देखिए बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। असर्शन क्या दे रखा है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए इसने कहा है कि एक सर्कल है, और सपोज करो P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए, ठीक है, तो ये सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। तो इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया। अब आपको पता है रेडियस परपेंडिकुलर होती है, ये भी परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, इसको OP को मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो मुझे बताना है कि POA ये वाला एंगल
और पी ओ बी ये बराबर होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, आपको पता है इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और फिर सी पी सी टी से दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो असर्शन आपका क्या है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसमें रीजन क्या दे रखा है, ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। ठीक है, इसने क्या कहा है कि जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने वाला एक जो पैरेललोग्राम है ना बेटा, वो क्या है, रोम्बस होता है। ये क्वेश्चन आपने क्या भी होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने किया है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन के अंदर इस एंगल वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल इस एंगल वाला तो कोई कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा। इसमें तो ये कंसेप्ट यूज हो रहा है कि जो एक्सटर्नल लेंथ होती है यहाँ पे टेंजेंट की, एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल के ऊपर डाली जाती है वो बराबर होती है, ये वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है, ना कि ये एंगल वाला। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो रीजन जो है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस असर्शन की। तो इसका जो आंसर आएगा इसमें आएगा बोथ assertion and reason are true but R is not the correct explanation of assertion। ठीक है बच्चों।